Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari, your chemistry teacher. Students, today we are going to start the second half of this chapter as we are going to discuss the elements from group number 4A या group number 14 of the periodic table. बेटा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आज हम इस ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर, द सेकंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस टॉपिक, दिस सेकंड हाफ इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 4A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेटा ये जो ग्रुप नंबर 4A है इसको ग्रुप 14 भी कहा जाता है पीरियोडिक टेबल का। तो इसको ग्रुप नंबर 4A भी कहा जा सकता है और इसको ग्रुप नंबर 14 भी कहा जा सकता है पीरियोडिक टेबल का। स्टूडेंट्स, इस ग्रुप को कार्बन फैमिली का नाम भी दिया जाता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है बेटा कि इसमें जो पहला मेंबर है ग्रुप का वो है कार्बन, तो इस निस्बत से इसको कार्बन फैमिली का नाम भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। सो ये एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। आप देख सकते हैं कि ग्रुप के टॉप पे चूंकि कार्बन मौजूद है तो उसी निस्बत से इसको कार्बन फैमिली का नाम भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स, इस फैमिली का एक ट्राइवियल नेम भी है, एक पुराना नाम है और इसका ट्राइवियल नेम इसको टेट्रल्स के नाम से जाना जाता है। बेटा इसको टेट्रल्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑल द ग्रुप मेंबर्स पोजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। आप कर सकते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कार्बन है तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में और फिर 4। इसी तरह स्टूडेंट्स, सिलिकॉन की अगर बात की जाए तो उसका एटॉमिक नंबर 14 है। इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, देन 8 और उसके बाद एंड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह बाकी ग्रुप मेंबर्स के भी लास्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होते हैं। दैट इज व्हाई इनको टेट्रल्स का नाम दिया जाता था। स्टूडेंट्स, ये ज़हन में रखिएगा कि ये इसका ट्राइवियल नेम है। अब तो हम इसको यूज नहीं करते हैं, अब इसको कार्बन फैमिली ही कहा जाता है, बट किसी वक्त में टेट्रल्स का नाम दिया जाता था ड्यू टू द वैलेंसी ऑफ 4। तो स्टूडेंट्स, ये है एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रुप नंबर 4A एलिमेंट्स का। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं इनकी चंद एक प्रॉपर्टीज को और देखते हैं कि उन प्रॉपर्टीज का ट्रेंड क्या है। बेटा चूंकि चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल में आप ट्रेंड्स को डिस्कस करके आ चुके हुए हैं, दैट इज वाई हम अलग-अलग हर चीज का ट्रेंड तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अलबत्ता हम कैटेगराइज कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने जा रही हैं और कौन कौन सी चीजें डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगी। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं जिस प्रॉपर्टी को डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है इनकी नेचर। बेटा नेचर के मामले में याद रखिएगा कि जो पहले 2 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, कार्बन एंड सिलिकॉन, दे आर नॉन मेटल्स। सो कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स। बाकी की प्रॉपर्टीज इनके नॉन मेटल्स होने से डिराइव की जा सकती हैं। बट द 3 members which are below carbon and silicon, for example germanium, tin and lead, so these are metals. So we can say that this group has a diversity, that first 2 members are non-metals whereas later 3 group members are metals. They possess properties of metals. इसमें बेटा एक और चीज ध्यान में रखिएगा, सिलिकॉन जो है ना,
सिलिकॉन कुछ जगहों पर मेटलॉइड के तौर पर भी बिहेव करता हुआ नजर आता है। सो इट बिहेव्स लाइक ए मेटलॉइड, और ये हम इसी पार्ट के अंदर सेमीकंडक्टर्स के टॉपिक में जाके डिस्कस करेंगे कि वहां पे सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड के तौर पे अक्सर काम करता हुआ हमें नजर आता है। सो कार्बन और सिलिकॉन की जो नेचर है स्टूडेंट्स वो है नॉन मेटल्स की, वेयर एज जर्मेनियम, टिन एंड लेड जो है वो क्या है, मेटल्स। बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपने पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, चूंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरे के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि इनकी मल्टीपल आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी। स्टूडेंट्स ऐसे मामलात में एक अच्छा और रिएक्टिव मेटल हमें नजर नहीं आता। सो याद रखिएगा कि ये जो मेटल्स हैं ये कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं हैं। इनफैक्ट इनको मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में या कभी कभार लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर भी प्लेस किया जाता है, बट ज्यादातर ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर हमें पड़े नजर आते हैं। सो दे आर नॉट वेरी गुड मेटल्स। स्टूडेंट्स एक बात ग्रुप नंबर 14 के बारे में याद रखिएगा, और ये सिर्फ ग्रुप नंबर 14 के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये ग्रुप नंबर 13 के साथ भी है, ग्रुप 14 में भी यही है, 15, 16। स्टूडेंट्स इन ग्रुप को जो है वो हम कहते हैं कि ये पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। सो दे आर पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पीरियोडिक टेबल में इनकी प्लेसमेंट चेक कीजिए। वेयर आर दीज ग्रुप्स लोकेटेड, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप 15 एंड ग्रुप नंबर 16। स्टूडेंट्स ये कहां पर मौजूद है? जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना तो आपको पता चलता है कि ग्रुप नंबर 13 से पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी डिफरेंशिएशन या उसके स्ट्रक्चर को ज़हन में लेकर आइए। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्चुअली। तो उसके बाद 13 आ जाते हैं। इसका मतलब है कि ये वो ग्रुप्स हैं विच स्टार्ट राइट वेयर the transition elements are ending in the periodic table. So they are present, you can say कि they are present at the border, जहां पे खत्म हो रहे ट्रांजिशन एलिमेंट्स उससे आगे ये शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए इनको पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स ये पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और याद रखिएगा पहले 2 मेंबर्स नॉन मेटल्स और नीचे वाले जो 3 मेंबर्स हैं वो मेटल्स हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं है। हम कह देते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। सो पहली बात तो हमने नेचर की डिस्कस की है। अच्छा बेटा, अब नेचर की डिस्कशन हो रही है और साबित हो गया है कि फर्स्ट 2 मेंबर्स क्या हैं, नॉन मेटल्स, तो बाकी प्रॉपर्टीज यहां से डिराइव की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे, ये कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे, और ऐसा ही हमें नजर आता है स्टूडेंट्स। कार्बन भी हमें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आता है, सिलिकॉन भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट जो इनके आपस के बॉन्ड्स होते हैं वो भी कोवलेंट इन नेचर ही होते हैं। और ये आप देखें स्टूडेंट्स कि जब कभी भी कार्बन और सिलिकॉन की हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कार्बन हमें लॉन्ग चेन्स की फॉर्म के में भी नजर आता है, और वो आपस में ही एक्स्ट्रा एक्सेसिव बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन्स और रिंग्स की सूरत में आ जाता है। उस प्रॉपर्टी को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन आप देखें कि उसकी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स होने की वजह से ओरिजिनेट हो रही है। सो याद रखिएगा फर्स्ट 2 मेंबर्स जो हैं वो हमें कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हुए, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि लोअर मेटल्स जो हैं वो हमें आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हुए नजर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हुए नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेड के क्लोराइड्स, टिन के क्लोराइड्स मौजूद हैं जिनमें ये मेटल के तौर पे, और सामने क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल के तौर पर पाया जाता है। सो नेचर से रिलेटेड ज़हन में रखिएगा कि जो पहले 2 हैं जो नॉन मेटल्स हैं वो हमें कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हुए नजर आते हैं,
जबकि लोअर मेंबर्स जो हैं या हैवियर मेंबर्स कह लीजिए, ये हमें आयनिक कंपाउंड्स बनाते हुए नजर आते हैं। So this is all about the nature of the elements present in group number 4A. इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो मेंबर्स हैं इनमें जो ट्रेंड हमें नजर आता है, अब मैं उस ट्रेंड मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स को डिस्कस करने लगा हूं, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैं उसका ताल्लुक किसके साथ जोड़ूंगा, एटॉमिक नंबर के साथ। तो मैं हेडिंग बनाता हूं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पहली बात एटॉमिक रेडियस। आप सबको पता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है नीचे की तरफ, तो ये इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इस ग्रुप के अंदर भी स्टूडेंट्स हमें एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स डेंसिटी। बेटा इसमें डेंसिटी जो है वो भी हमें इंक्रीज करती हुई नजर आती है एज डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन मैस। तो चूंकि ग्रुप में नीचे की तरफ मैस बढ़ता है, लिहाजा इनकी डेंसिटी भी स्टूडेंट्स हमें बढ़ती हुई फील होती है। सो एटॉमिक रेडियस और डेंसिटी का जो ट्रेंड है वो किसकी तरफ है, बढ़ रहा है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो जहां जहां पे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले होंगे वहां वहां पर ये दोनों चीजें भी हमें ज्यादा होती हुई दिखाई देती हैं। जबकि स्टूडेंट्स एक अलग जो ट्रेंड हमें नजर आता है वो हमें नजर आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का। वो हमें नजर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। जाहिर हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि फर्स्ट टू मेंबर्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या होती रहेंगी, कम होती रहेंगी, तो वहाँ मेटालिक करैक्टर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो बेसिकली डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। इसके अलावा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमें डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है। कार्बन अपने ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाया जाता है, बाकियों की उसके मुकाबले में कम होती है। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये सारी की सारी चीजें हमें डिक्रीज होती हुई नजर आती हैं किस तरफ, जहां पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, और वो है डाउन द ग्रुप। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम इस ग्रुप में देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस और डेंसिटी इंक्रीज करेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप हमें कम होती हुई, और इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को भी आप ऐड करें वो भी हमें कम होती हुई नजर आएगी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। सो स्टूडेंट्स ये हैं कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स, और इनकी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इन सब की रीजंस जो हैं वो आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर डिस्कस करके आ चुके हुए हैं। स्टूडेंट्स अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न देखते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2Np2, यानी लास्ट शेल का S सब शेल कंप्लीटली फिल्ड, जबकि P सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये सब के अंदर हमें कॉमन नजर आएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर चूंकि 6 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2। तो इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें प्लेस होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इससे नीचे मौजूद सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है 14, इलेक्ट्रॉन्स भी 14 होंगे, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हमें नजर आता है कि ये
NS2NP2 के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है। इसी तरह नीचे जर्मेनियम में आएंगे स्टूडेंट्स, तो जर्मेनियम में 4s2 4p2 होगा, उससे नीचे आएंगे 5s2 5p2 होगा, और उससे फिर नीचे आएंगे तो 6s2 और 6p2 होगा, एंड सो ऑन। सो याद रखिएगा ये है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP2। स्टूडेंट्स ये बात अभी जहन में रखिएगा क्योंकि इसके अंदर से अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को आगे जाके डिस्कस करना है। अब बेटा एक प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं और वो है नेटवर्क स्ट्रक्चर्स की। बेटा इस ग्रुप के अंदर मौजूद पहले दो मेंबर्स कार्बन और सिलिकॉन, स्टूडेंट्स ये हमें नेटवर्क स्ट्रक्चर्स बनाते हुए नजर आते हैं। नेटवर्क स्ट्रक्चर से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? बड़े स्ट्रक्चर्स जिनको आप जॉइंट या जॉइंट लैटिस का नाम देते हैं। हमें नजर आता है स्टूडेंट्स कि कार्बन और सिलिकॉन कुछ इस तरह की फॉर्मेशन करते हुए हमें नजर आते हैं। कार्बन आपस में ही बहुत ज्यादा बॉन्डिंग करता है और वो चेन्स की फॉर्म में हमें नजर आता है, जबकि सिलिकॉन ऑल्टरनेटिव चेन्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ, कुछ इस तरह से। यानी ये हमें नेटवर्क स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या होते हुए नजर आते हैं, बॉन्ड बनाते हुए हमें नजर आते हैं। नीचे वाले जो इनके मेंबर्स हैं वो नेटवर्क स्ट्रक्चर्स में हमें नजर नहीं आते, क्योंकि नेटवर्क स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। सो स्टूडेंट्स ये हमें नजर आ रहा है कि ये नेटवर्क स्ट्रक्चर्स कार्बन और सिलिकॉन बनाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, कार्बन आपस में ही, जबकि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता हुआ हमें नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स कार्बन की इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है कैटिनेशन। तो इस ग्रुप के अंदर जो कार्बन मौजूद है वो हमें कैटिनेशन नाम का प्रोसेस शो करता हुआ नजर आता है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जिस तरह एक्सेसिव एक्सटेंसिव बॉन्डिंग कार्बन करके यूं चेन्स की फॉर्म में आ रहा है, तो ये जो चेन बनी हुई है इस चेन के अंदर भी शायद कैटिनेशन हुई है। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, इस ग्रुप में मौजूद सिर्फ कार्बन है जो कैटिनेशन करता है, सिलिकॉन कैटिनेशन का प्रोसेस शो नहीं करती। अब उसके पीछे रीजन क्या है? उसकी रीजन को समझने के लिए कैटिनेशन करने वाले एटम्स के लिए कुछ कंडीशंस को पूरा करना जरूरी होता है। वो आप समझें कि वो कंडीशंस कौन सी हैं। नंबर 1, जो भी एटम, जो भी एलिमेंट, जो भी एटम कैटिनेशन करना चाहता है उसकी वैलेंसी मस्ट बी 2 और मोर देन 2, या उसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए या 2 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस पहली प्रॉपर्टी या कंडीशन के ऊपर तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही पूरे उतर रहे हैं, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन चूंकि एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में हिस्सा दिलवाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 4 की वैलेंसी शो करते हैं। और वाकई ही हमें कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स में 4 की वैलेंसी ही नजर आती है। आपके सामने एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की भी है, आपके सामने एग्जांपल सिलिकॉन डाइऑक्साइड की भी है। दोनों के अंदर कार्बन और सिलिकॉन 4-4 बॉन्ड्स बनाते हुए दिखाई देते हैं, यानी वैलेंसी 2 से ज्यादा ही होती है। लेकिन स्टूडेंट्स अब जो दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने लगे हैं वो कार्बन के अंदर तो होती है मगर सिलिकॉन के अंदर नहीं होती। वो क्या है? वो ये है स्टूडेंट्स कि द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय इट्स ओन एटम्स, यानी जो आपस में वो बॉन्ड बना रहा है वो क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स? मस्ट बी स्ट्रॉन्गर। वो जो आपस में बॉन्ड्स बना रहा है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, किसके मुकाबले में? देन
its bonds with other atoms। स्टूडेंट्स, जो वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, वो जो बॉन्ड्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होने चाहिए। जो बॉन्ड्स ये आपस में बनाता है वो बॉन्ड्स क्या होने चाहिए? स्ट्रांग होने चाहिए। मैं आपको इसके लिए एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, कार्बन टू कार्बन, ये है कैटिनेशन। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाना क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड को भी कहा जा सकता है। जाहिर है जो आपस में बॉन्डिंग होगी, सेल्फ लिंकेज कैटिनेशन को कहा जाता है ना बेटा। तो सेल्फ लिंकेज का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? सेल्फ लिंकेज का मतलब है आपस में बॉन्डिंग। यानी अगर कार्बन कैटिनेशन कर रहा है तो वो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्डिंग होगी उसका नाम कैटिनेशन होगा, और जब सिलिकॉन कैटिनेशन अगर करता है तो वो सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्डिंग होगी। तो बेटा इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो बॉन्ड कार्बन आपस में बनाता है वो दूसरे बॉन्ड्स के मुकाबले में क्या होने चाहिए? स्ट्रांग होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर ये बॉन्ड बन रहा है कैटिनेशन वाला, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी बन रहा है, अगर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इट्स बॉन्ड विद अदर एटम्स जस्ट लाइक ऑक्सीजन, तो फिर बेटा क्या होगा? ये कैटिनेशन कर लेगा। अगर सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड बनता है लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, और ये जो बॉन्ड सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बनता है वो स्ट्रांग होता है, तो फिर कैटिनेशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये कंडीशन समझना बहुत जरूरी है कि जो बॉन्ड वो एलिमेंट आपस में बनाता है, अपने ही एटम्स के साथ बनाता है, दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द बॉन्ड्स विच इट इज गोइंग टू मेक विद द अदर एटम्स। तो बेटा याद रखिएगा, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स जो होते हैं वो वाकई ही स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, एक डेटा के मुताबिक कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है वो तकरीबन 348 किलो जाउल्स पर मोल एनर्जी रखता है, विच इज वेरी मच एज कंपेयर टू कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड। इसी तरह सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड जो है वो इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं रखता जितनी सिलिकॉन टू ऑक्सीजन बॉन्ड रखता है। दैट इज वाई स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस ग्रुप में कैटिनेशन कार्बन ही शो करता है, सिलिकॉन एक्सटेंसिव बॉन्डिंग तो करता है मगर वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस ग्रुप ओनली कार्बन इज गोइंग टू शो द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा, अब यहां पे अभी हम देख रहे हैं कि ये कार्बन की वैलेंसी 4 नजर आ रही है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 नजर आ रही है। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर ऊपर आप बताकर आए हैं कि 2p2 है, तो वहां पे तो सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 बॉन्ड कैसे बन गए? तो स्टूडेंट्स याद कीजिए, आप पढ़कर आए हुए हैं फर्स्ट ईयर में कि क्या होता है। जैसे ये कार्बन है, अब इसके पास 1s2 है, उसके बाद 2s2 है। मैं यहां पे डायरेक्ट दूसरा शेल बना रहा हूं, 2s2। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि ये रहा p सब शेल, जिसके अंदर हमें 3 हिस्से उसके नजर आते हैं। एक को आप px का नाम देते रहे हैं, एक को आप py का नाम देते रहे हैं, और एक pz, और ये रहा 2s। अच्छा बेटा, अब देखें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। इस हिसाब से देखा जाए तो स्टूडेंट्स इसको डाइवेलेंट होना चाहिए, इसको सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि क्या होता यह है कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर, अब और अभी हमने डिटेल में डिस्कस करना है इसी पार्ट के अंदर कि वो एनर्जी आती कहां से। यहां से 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके स्टूडेंट्स यहां चला जाता है, जिसकी वजह से कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कंडीशन ये हो जाती है कि जो 2s था, जो कि कंप्लीटली फिल्ड था विद अ शेयर्ड विद एन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, वो क्या होगा? एक रह जाएगा,
और p के अंदर तीनों कंपार्टमेंट्स के अंदर, तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इस तरह स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये 2s हो जाएगा, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। यहां हमें नजर आ रहा है कि ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स दिस स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेनिंग द टेट्रावेलेंसी ऑफ दिस ग्रुप, और पर्टिकुलरली किसकी, कार्बन की और सिलिकॉन, क्योंकि मैंने उन्हीं के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं तो मैंने उनकी टेट्रावेलेंसी को आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर ये एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की है ताकि इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर जाए 2s से 2pz में, ये एनर्जी इसने कहां से ली है? तो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी एटम्स बॉन्ड बनाने लगते हैं तो ये, चूंकि बॉन्ड शुरू तो यहां से होगा, जो उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि वहां से बॉन्डिंग क्रिएट होती है। आपको पता है स्टूडेंट्स के बॉन्ड बनने में थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअली ये वही एनर्जी 2s जो है वो एब्जॉर्ब करता है और इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाता है, जिसकी वजह से ये डाईवेलेंट फॉर्म से किस में चला जाता है, टेट्रावेलेंट फॉर्म के अंदर चला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि नेटवर्क स्ट्रक्चर्स कार्बन और सिलिकॉन करते हुए नजर आते हैं। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इसमें से कार्बन करता है, सिलिकॉन टेट्रावेलेंसी शो जरूर करता है, लेकिन क्योंकि उसके अपने बॉन्ड्स जो आपस में बनते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, दैट इज वाई वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के अंदर फॉल नहीं करता। और ये साथ में मैंने आपको टेट्रावेलेंसी जो है उसको एक्सप्लेन किया है कि इस टेट्रावेलेंसी के अंदर जो वजह हमारे सामने आ रही है वो है शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s टू 2pz। बेटा अब एक और बात, चूंकि इनकी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक और बड़ी अहम बात है, और वो क्या है, वो ये है कि जो इस ग्रुप के पहले 2 मेंबर्स हैं, कार्बन एंड सिलिकॉन, दे यूज all the 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, सबके पास है, लेकिन जो पहले 2 मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से एक पूरा कॉन्सेप्ट निकलना है और उसको मैंने बहुत डिटेल में आपको इंशाल्लाह समझाना है और बहुत सारी एग्जांपल्स देके। तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा, और इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए जरूरी किस लिए है स्टूडेंट्स, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एंट्री टेस्ट में आते हैं। अच्छा, कार्बन और सिलिकॉन अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं किस मकसद के लिए, फॉर बॉन्डिंग। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे जैसे ये नीचे हम मूव करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और फिर नीचे टिन या लेड के अंदर आते हैं, तो हमें नजर आता है कि वहां पे वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल नहीं करते। स्टूडेंट्स वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करने की बजाय उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम एक पॉइंट बना के लिखते हैं। जर्मेनियम भी इसी में आता है, लेकिन जर्मेनियम के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज 4 वाली हमें फिर भी नजर आ जाती हैं। तो मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा टिन की और लेड की। टिन और लेड दे कर सकते हैं ये चारों इलेक्ट्रॉन्स लूज, बट क्या होता है, लूज करने ये चारों इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, टिन एंड लेड यूज 2 ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग। अच्छा, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, जाहिर है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया, 2 ने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। स्टूडेंट्स जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया ना, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर कहलाता है इनर्ट पेयर। तो बेटा इनर्ट पेयर क्या हुआ, इनर्ट पेयर से मुराद है
कि ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर which is not used for bonding. बॉन्डिंग पर्पस के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नीचे वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं इस ग्रुप की। अच्छा, फॉर एग्जांपल SN, अगर तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा, इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिर अगर फर्ज करें ना कि ये चूंकि ये सब के सब इस ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टेट्राक्लोराइड्स बना लेते हैं, ठीक है, 4 क्लोरीन के एटम्स। तो ये टिन का जब टेट्राक्लोराइड बनेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी स्टूडेंट्स? +4। लेकिन ऐसा भी होता है कि टिन अपने चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल ही नहीं करता और वो SnCl2 की फॉर्म में आ जाता है, और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है स्टूडेंट्स? +2। इसी तरह लेड जो है वो +4 की फॉर्म में भी होता है और वो लेड +2 की फॉर्म में भी होता है। सबसे पहले तो बेटा इनके नामों को देखना है कि इनके नाम क्या है। अगर तो स्टूडेंट्स ये +4 की फॉर्म में है तो इसको कहा जाता है कि ये प्लम्बिक आयन है, ठीक है। आपको पता है लेड को प्लम्बम कहा जाता है, Pb इसीलिए उसका ये सिंबल है। अगर ये +2 है तो स्टूडेंट्स इसको प्लम्बस कहा जाएगा। सिमिलरली अगर टिन +4 की फॉर्म में आता है तो इसको स्टैनिक, और अगर ये +2 की फॉर्म में होता है तो इसको स्टेनस आयन कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट शेल के वो भी बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं और ये उनमें से 2 रिस्ट्रिक्ट करके बाकी 2 की बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो जब वो बाकी 2 की करेंगे तो स्टेनस और प्लम्बस आयन बनेंगे, और अगर चारों इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो स्टेनिक और प्लम्बिक आयन बनेंगे रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हमें टिन और लेड के अंदर ना सिर्फ ज्यादा नजर आती है बल्कि वो +2 की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल पाए जाते हैं एज कंपेयर टू +4। ये एक बड़ी मजेदार सी साइंस है, यानी +2 की फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल पाए जाते हैं एज कंपेयर टू +4। स्टेनस और प्लम्बस की फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू स्टेनिक एंड प्लम्बिक रिस्पेक्टिवली। और इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? इसकी वजह है इनमें होने वाला एक प्रोसेस, और उस प्रोसेस का नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्टूडेंट्स इनके अंदर एक प्रोसेस होता है, एक इफेक्ट क्रिएट होता है विच इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्यों ये +2 की फॉर्म में आ जाते हैं जबकि +4 होनी चाहिए, और स्टेबल कैसे हो जाते हैं +2 की फॉर्म में एज कंपेयर टू +4। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स अभी इस पार्ट के अंदर हम इतनी ही डिटेल रखेंगे, अगले ही पार्ट में हम आपको दिखाते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम की एक चीज होती है, और उसकी वजह से इन एलिमेंट्स के, जिनकी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, टिन और लेड, इनके चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन जो है वो आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या है। ये है जी इन कैपेबिलिटी ऑफ NS2। NS2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? उस शेल के S सब शेल की बात हो रही है कि जो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देखें ये इसके अंदर हमें ये NS2 नजर आ रहा है, ये NS2 नजर आ रहा है। तो लास्ट शेल का जो S सब शेल है मैं उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। इनकेपेबिलिटी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स to take part in
केमिकल रिएक्शन। यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है बेटा, ये जो NS2 वाला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, इनकेपेबल है। या फिर इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग, कि NS2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग के लिए नॉन अवेलेबल हैं, वो अपने आप को बॉन्डिंग के लिए प्रेजेंट नहीं करते। अच्छा बेटा, क्या ये कार्बन और सिलिकॉन में भी होता है? नहीं, ये कार्बन और सिलिकॉन के अंदर नहीं होता। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनर्ट पेयर का जो इफेक्ट है ये हमें हायर मेंबर्स के अंदर नजर आता है, ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले मेंबर्स में नजर आता है, कम एटॉमिक नंबर वाले मेंबर्स के अंदर नजर नहीं आता। पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा, और क्यों नजर नहीं आता भी हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। दूसरी बात, ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, क्या स्टूडेंट्स ये इसी ग्रुप के लिए मुख्तस कर दिया गया है? ऐसा नहीं है। तो बेटा याद रखिएगा, ये ग्रुप नंबर 13 के हायर मेंबर्स के अंदर भी नजर आता है। मैं यहाँ पे हायर मेंबर्स मैस या एटॉमिक नंबर के हिसाब से हायर मेंबर कह रहा हूँ, यानी नीचे वाले जो मेंबर्स हैं, और ये ग्रुप नंबर 16 तक के एलिमेंट्स के अंदर हमें नजर आता है। तो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 यानी पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला जो ग्रुप है, उनमें लोअर मेंबर्स के अंदर या ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले मेंबर्स के अंदर हमें नजर आता है। फॉर एग्जांपल, इससे पहले हम पढ़कर आए हैं, ग्रुप नंबर 3A हमने पढ़ा स्टूडेंट्स। तो ग्रुप नंबर 3A के अंदर जो नीचे वाले मेंबर्स पड़े हुए हैं, उनके अंदर भी हमें ये नजर आएगा। इसी तरह इसके जो नीचे वाले मेंबर्स हैं, उनमें नजर आएगा। ग्रुप नंबर 15 और 16 के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे बिस्मुथ है, जैसे पोलोनियम है, उनके अंदर भी स्टूडेंट्स हमें ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो नजर आता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये है क्या। इट इज द इनकेपेबिलिटी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल के S सब शेल के अंदर मौजूद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में हिस्सा ना लेना कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया स्टूडेंट्स, उसको कहा जाता है कि वो क्या है, इनर्ट पेयर। अब स्टूडेंट्स, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें नजर क्यों आता है, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, और फिर देखेंगे हमें उसके रिपरकेशंस, उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या नजर आते हैं। तो जरा गौर से देखिएगा बेटा, मैं आपके सामने इस ग्रुप की आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 करने लगा हूं। तो ये रहा NS2, और बेटा ये रहा NP2। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस करके आए हैं कि स्टूडेंट्स इसकी टेट्रावैलेंसी हमें कैसे मिलती है, कि इलेक्ट्रॉन इस NS से जंप करके इधर चला जाता है। बट स्टूडेंट्स, जो हायर मेंबर्स हैं, यानी ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो मेंबर्स हैं, जैसे कि टिन और लेड, उसमें हमें ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से इधर जाने वाली नजर नहीं आती, या कम नजर आती है। वो क्यों कम नजर आती है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये वाला जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। बॉन्डिंग में इसका हिस्से लेने का तरीका क्या है, जो भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आएंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आ जाए तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहेगा। लेकिन अगर ये इसी तरह पेयर्ड फॉर्म में पड़ा रहा और यहां से उधर शिफ्ट करके ना गया, तो उसकी वजह से ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इन पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ग्रुप नंबर 13 से 16 की बात कर रहा हूं, कि इसमें जो नीचे पड़े हुए मेंबर्स हैं ग्रुप में, जो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स याद रखिएगा उनमें क्या होता है, क्योंकि उनमें नीचे डी सब शेल फिल होने के बाद वो इसमें आता है। देखें, कार्बन और सिलिकॉन के अंदर हमें यहाँ पे डी सब शेल की इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही है। इसमें डी सब शेल है जरूर, लेकिन वो एम्प्टी पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। लेकिन जब इससे नीचे जर्मेनियम में आएंगे तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, 3D फिल होने के बाद 4s, उससे जब नीचे आएंगे 10 है तो उसमें क्या होगा 4D,
तो स्टूडेंट्स जब ये डी सब शेल की अगर हम बात करते हैं ना, 4D की, 5D की, स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो 4D और 5D है, इसके अलावा 4F है, स्टूडेंट्स इन जो सब शेल्स हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो पुअर होता है. सो इट हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट. अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं कि सर शील्डिंग इफेक्ट क्या है. बेटा शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है. ये रिटेलिएशन है, ये रेजिस्टेंस है. आप सबको पता है कि लास्ट शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं न्यूक्लियस से. लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें इनर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में पाए जाते हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाली फोर्स को क्या करते हैं, दरमियान में रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स कम हो जाती है. ये जो इनका रोकना है स्टूडेंट्स, इनका रोकना कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट. मगर 4D, 5D, 4F यानी बड़े जो हमें सब शेल्स नजर आते हैं D और F के, स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये D और F के जो सब शेल्स हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट काफी पुअर होता है. ये ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाते स्टूडेंट्स. तो जब ये शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाते तो उससे क्या होता है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट वो रुकावट है जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान हाइल है. जब ये रुकावट कम होगी, जब ये शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा ये. अब इसको हमने जोड़ना किसके साथ है, जरा गौर से देखिएगा. शील्डिंग इफेक्ट को मैं किसके साथ जोड़ने जा रहा हूं, शील्डिंग इफेक्ट को मैं जोड़ने जा रहा हूं न्यूक्लियर ग्रिप के साथ या न्यूक्लियर चार्ज के साथ. कौन सा न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट्स, जो कि सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है, और ऐसे चार्ज को कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो बेटा मैं इसको जोड़ने लगा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ. सो प्लीज नाउ लिसन वेरी केयरफुली. बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद हैं, दे आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस. असूल तो ये होना चाहिए कि दे मस्ट ऑल्सो बी अट्रैक्टेड सेम बाय द न्यूक्लियस, जैसे वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है या जैसे उनको अट्रैक्ट कर रहा है. असूल तो यही होना चाहिए. लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स एक तो दूर होते हैं और उनके दूर होने के अलावा दरमियान में जो इतने सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स न्यूक्लियस की क्या हो जाती है, कम हो जाती है. और उसी फोर्स को कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो साबित हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है. इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए. अब आप खुद सोचें स्टूडेंट्स कि जैसे ही D और F सब शेल यहां इन्वॉल्व होते हैं तो उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, वो इतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगा पाते स्टूडेंट्स. तो जब वो इतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगा पाते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो NS2 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट विल बी स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, क्योंकि इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया है. तो न्यूक्लियस ने इसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा होगा, क्योंकि दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बहुत पुअर लग रहा है, बहुत कम लग रहा है. तो शील्डिंग इफेक्ट कम लगने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा. इसका मतलब है न्यूक्लियस इसको स्ट्रांगली क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा. दैट इज वाई इस स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से स्टूडेंट्स ये आमतौर पे रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले पाते हैं और ये बन जाते हैं इनर्ट पेयर. और इसकी वजह से ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वो हिस्सा ले पाते हैं. अच्छा, जब ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे बॉन्डिंग में, तो जाहिर है बॉन्ड बनते वक्त थोड़ी सी एनर्जी जो है वो तो रिलीज होगी ना. और एक्चुअली वही एनर्जी अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि वही एनर्जी चाहिए होती है इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए.
स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर तो यहां से इतनी एनर्जी रिलीज हो गई, आई रिपीट, अगर इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग से इतनी एनर्जी रिलीज हो गई कि इलेक्ट्रॉन इस ns से शिफ्ट होके आगे जा सकता है, तो फिर तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाएंगे और ये टेट्रावैलेंसी की फॉर्म में चला जाएगा, यानी Pb+4 की फॉर्म में चला जाएगा। और Pb जब +4 की फॉर्म में जाता है तो हम कहते हैं कि ये प्लम्बिक फॉर्म में चला गया। ठीक है बेटा। लेकिन अगर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं, अगर इनसे इतनी एनर्जी स्टूडेंट्स रिलीज ना हुई विच इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ns टू दिस np, तो बेटा ये शिफ्टिंग नहीं होगी और उस केस में +2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। और जब ये +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो हम इसको नाम देंगे कि ये कौन है, प्लम्बस की फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लम्बस की फॉर्म में आ रहा है। तो याद रखिएगा बेटा, ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि जिसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो ns में पड़ा हुआ है वो इनर्ट हो गया है और वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड उसके ऊपर बहुत ज्यादा है और उसका इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट नहीं हो रहा। तो बेटा ये डाईवेलेंट फॉर्म में +2 की फॉर्म में हमें नजर आएगा। और चूंकि नॉर्मली इतनी ज्यादा एनर्जी इसके कंपाउंड्स बनते वक्त रिलीज नहीं होती कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सके, इसलिए ज्यादातर ये +2 की फॉर्म में आता है। हाँ, अगर तो इसके रिएक्शन करवाते वक्त आप बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड खुद कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये +4 की फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन वहां पे ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म में नहीं होगा। तो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में स्टूडेंट्स ये हमें +2 की फॉर्म में नजर आता है। सो दिस इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स ये बाकी ग्रुप के अंदर हमें किस तरीके से नजर आता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम ऐसे कर लेते हैं कि ये ग्रुप नंबर 13 है, ये ग्रुप नंबर 14 है, ये ग्रुप नंबर 15 है और एंड पे ग्रुप नंबर 16 है। तो स्टूडेंट्स ये बोरॉन फैमिली और ये जो हम पढ़ रहे हैं कार्बन फैमिली और इसमें नाइट्रोजन फैमिली और इसके अंदर 16 के अंदर ऑक्सीजन फैमिली। तो ये मैंने ग्रुप्स आपके सामने लिख दिए। अच्छा बेटा, अब ये +3 का मतलब क्या है, सॉरी 13 का मतलब क्या है? 13 का मतलब ये है कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, 3। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, NF2 NP1। अच्छा 14 में आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी जो बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न वो बनेगा NS2 NP2। अच्छा 15 में आते हैं तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें बनता हुआ नजर आएगा NS2 NP3। और 16 में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में तो यहां होगा NS2 NP4। अच्छा बेटो, अब ये जो +3 ये जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि कॉमनली ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे। इसी तरह ये +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे स्टूडेंट्स, ये +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे और ये किस में जाएंगे, +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे कॉमनली। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही हम नीचे मूव करते हैं हायर मेंबर्स की तरफ, अच्छा लेट्स सपोज हम 13 में मौजूद हायर मेंबर्स को A कह देते हैं जो एंड पे पड़े हुए हैं, इसको B, इसको C, इसको D। स्टूडेंट्स इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट नजर आएगा। और जब इनर्ट पेयर इफेक्ट नजर आएगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं NS2 ये इनर्ट पेयर की फॉर्म में चले जाएंगे। जब ये इनर्ट पेयर की फॉर्म में चले जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि नीचे वाले जो मेंबर्स हैं वो +1 की फॉर्म में आ जाएंगे व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 13, और ग्रुप नंबर 14 में वो +2 की फॉर्म में हमें नजर आएंगे। इसी तरह 15 के अंदर वो +3 और एंड पे 16 के अंदर +4 में नजर आएंगे। मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा ये कि इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हमें डिक्रीज नजर आएगा। डिक्रीजेस बाय 2 डिजिट्स।
इसीलिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम आम तौर पे जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे +3, तो इसको हम कह देते हैं कि ये इसका क्या होगा, n। n का मतलब है स्टूडेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां पर जो निकलेगी, यानी जो बाद में लो हायर मेंबर्स में, ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले मेंबर्स में निकलेगी, दैट वुड बी n-2। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है कि वैसे जो इन्होंने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है वो तो करनी है, लेकिन जो नीचे पड़े हुए मेंबर्स हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, हमें नजर आता है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर करती हुई नजर आती हैं बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ। तो ग्रुप नंबर 13 के लोअर मेंबर्स, यानी नीचे पड़े हुए मेंबर्स, +1 शो करते हैं। ग्रुप नंबर 14 वाले +2 शो करते हैं, +3 और +4। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इनके अंदर ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं एज कंपेयर टू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट तो आपको समझ आ चुका होगा। तो बेटा याद रखिएगा, इस ग्रुप के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें नजर आता है, ग्रुप नंबर 3 में भी नजर आता है, और इसके बाद 15 और 16 के अंदर भी सिमिलर पैटर्न हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का नजर आता है। सो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 4A एलिमेंट्स, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड का शुमार होता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को, इनर्ट पेयर इफेक्ट को लाजमन अच्छे अंदाज से कीजिएगा, क्योंकि इससे मुतालिक मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एंट्री टेस्ट के अंदर भी बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, और मैंने उन क्वेश्चंस को ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके काफ़ी हद तक क्लियर करने की आपको कोशिश की है। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 4A के अंदर मौजूद हैं, और आपने देखा कि वो एलिमेंट जिसके साथ आपका बहुत अरसे से पाला पड़ रहा है, दैट इज़ कार्बन, वो भी इसी ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक की सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।